Hello everyone. Am I audible? एक बार जल्दी से बता दो। ऑडिबल है क्या? एनीवन? गुड आफ्टरनून कार्तिक। ओके, 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 एवरीवन इज सेइंग ऑडिबल। सो टेस्ट दिया था आप लोगों ने कल मॉक, कैसा था आपका? एक बार कमेंट बताओ जल्दी से। वेरी गुड, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज। सो आज हम लोग क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे, है ना? तो शुरू करते हैं। 2 मिनट और देखते हैं, आज बहुत ही कम अटेंडेंस है। तो 2 मिनट और देखते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तब तक बता दो, क्या स्क्रीन विजिबल है सभी को? मेरी आवाज क्लियर है? ओके, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार ये तो बता दो कि किस किसने टेस्ट दिया था। थम्स अप करके। आदर्श, विशाल, कार्तिक, संदीप। सिर्फ 4 लोगों ने दिया था? 5 लोगों ने? आर्यन ऑल्सो हैव गिवन। ठीक है, चलिए। चलो क्वेश्चन सेज, एक नॉन कंडक्टिंग हॉलो कौन है? नॉन कंडक्टिंग हॉलो कौन हैज अ चार्ज डेंसिटी, ये दिया है, यानी कि इसका सिग्मा दिया है हमें कौन का, 12 एप्सिलॉन नॉट कूलाम पर मीटर स्क्वायर का। ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं, ए पार्ट एबीपी इज कट एंड रिमूव्ड फ्रॉम द कोन, यानी कि कोन से एक पार्ट इन्होंने 60 डिग्री एंगल कट करता हुआ एक पोर्शन कट कर दिया है बाहर। एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 1 मीटर। पोटेंशियल ड्यू टू द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कोन एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर रिमेनिंग पोर्शन ने कितना पोटेंशियल लगाया वो हमसे पूछ रहे हैं। ओके। तो सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं, इस कोन को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर कहीं एक पॉइंट पी है। मैंने कंप्लीट कोन बना ली है, ठीक है। तो इस, अब बेसिकली हमें एक बात पता है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सो किस पार्ट से निकल रहा है, हमने कौन सा पार्ट कट किया है, डजेंट मैटर। फॉर एग्जांपल आपने एक बात देखी होगी कि जब हम रिंग का पोटेंशियल निकालते थे, ये रिंग है, और इसके सेंटर पर जब हम पोटेंशियल निकालते थे, तो ये डजेंट मैटर की चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो ओवरऑल जब इंटीग्रेशन करके हम निकाल लेते तो वो टोटल चार्ज बन जाता था। और डायरेक्शन का कोई मैटर होता नहीं है, एडिशन स्केलर से होता है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो अब हमने क्या किया, पहले पूरी कोन का पोटेंशियल निकाल लूंगा पॉइंट पी पर जो हमें पूछा है। इसके बाद हम इसको, जो पोर्शन कट किया है उस पोर्शन को कट करके सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, सो इस कोन की वजह से अगर मैं पी पॉइंट पर, कंप्लीट कोन की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालूं, तो हमें कुछ डिस्टेंस भी अगर दी गई है, तो सिर्फ रेडियस हमें पता है कितनी है, आर है। कुछ डिस्टेंसेस मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए इसकी साइड लेंथ कितनी है, एल है। अब इसके लिए मैंने क्या बोला, एक रिंग हम एज्यूम कर सकते हैं। मैंने बोला कि हमने एक रिंग एज्यूम कर ली, ये छोटी सी रिंग है। इस छोटी सी रिंग, ये जो पूरा आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा गैप यहाँ इन दोनों के बीच में, लेकिन बहुत छोटी सी रिंग है। और इसकी रेडियस कितनी है, आर है। ये हाफ एंगल ऑफ द कोन थीटा है। यहां से यहां तक की लेंथ एल है, और ये वाली लेंथ डीएल है।
ये हमने कंसिडर कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो एलिमेंटल रिंग है इसको ही मैं समझा आपको थोड़ी सी ज्यादा वैसी हो गई है। ये डिस्टेंस बहुत निग्लिजिबल है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। सो ये रिंग है हमारे पास, जिसकी रेडियस हमने कितनी मानी है, आर। अगर मैं बोलूं इस रिंग पर चार्ज कितना होगा, आप बोलोगे डी क्यू होगा, सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इंटू एरिया, इस रिंग का एरिया। आप बोलोगे सर 2 पाई आर, 2 पाई आर इसकी रेडियस है, और थिकनेस कितनी है इसकी, डीएल। 2 पाई आर डीएल, ये हो गया हमारे पास डी क्यू। अब मैं क्या करूंगा, इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पी पर क्या निकाल लूंगा, पोटेंशियल, और उसके बाद इसको क्या कर दूंगा, पूरी कोन के लिए इंटीग्रेट। चलिए, सो मैं बोलूंगा पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल रिंग, आप बोलोगे डीवी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग एट द एक्सियल पॉइंट, ये इसका एक्सियल पॉइंट हुआ टी। सो एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल का फार्मूला होता था के क्यू बाई द एक्सियल डिस्टेंस, है ना। सो दैट विल बिकम, ये डिस्टेंस मैंने मान ली है एक्स, Yes, sir. सो dv विल बी इक्वल टू के, चार्ज इज डी क्यू डिवाइडेड बाई रूट ऑफ, मैं एक बात बोल सकता हूं कि अगर ये रिंग है हमारे पास, एक्सियल डिस्टेंस ये है रिंग, और यहाँ पर पोटेंशियल निकालना था तो ये डी क्यू लिखते थे, और डी क्यू से यहाँ की डिस्टेंस होती थी एल या आर, जो भी मान सकते हैं। सो वो डिस्टेंस हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मैं उसको एल भी लिख सकता हूँ डायरेक्टली, मैंने एल माना है तो आई कैन राइट डायरेक्टली एल, के ई डी क्यू बाई एल। के ई का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू का मतलब था सिग्मा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर डी एल डिवाइडेड बाई एल। ये बन गया मेरे पास डीवी। वन कुछ कटा है यहाँ से, हमारे पास कुछ कटा है तो काट दो, 2 पाई से 2 टाइम्स, तो ये बना हमारे पास dv इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी एल बाई एल। अब ध्यान से देखना, इस आर की वैल्यू अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं आपको, आर की वैल्यू रेडियस एल के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, आर विल बी एल साइन थीटा, आर विल बी, दिस आर विल बी एल साइन थीटा। तो मैं आर की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह एल साइन थीटा बाई एल डीएल, एल से एल कैंसिल, तो ये बना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा डीएल। ये आया छोटा सा पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। अब कंप्लीट के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सो आई कैन राइट v इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान से देखना, ये एलिमेंट आपने यहां पर लिया है, अगर मैं इसी एलिमेंट को यहां पर लेता तो भी क्या थीटा तो वही रहता, थीटा इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर थीटा चेंज नहीं हो रहा है तो साइन थीटा भी वही है, तो साइन थीटा भी इंटीग्रेशन के बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को, सो वी कैन बी रिटन एज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं बड़े पर्सपेक्टिव में बोलूं, साइन थीटा कैन बी रिटन एज रेडियस आर बाई दिस स्लैंट लेंथ एल, so that can be written as r by l into dl। वेरी गुड रेहान। डीएल का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, डीएल का मतलब, डीएल भी हमारी ये वाली लेंथ थी, अगर मैं फिर से बताऊं तो डीएल हमारी ये लेंथ है, आई होप विजिबल है। अगर इस लेंथ का इंटीग्रेशन कर दूं तो कंप्लीट स्लैंट लेंथ बन जाएगी, तो ये भी हमारी क्या हो गई, एल, एल से एल कैंसिल, सो वी की वैल्यू आई
सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने निकाल लिया है पोटेंशियल ड्यू टू द कंप्लीट कोन एट द पॉइंट पी। अब वो हमसे एक बात बोल रहे थे कि इसका कुछ पार्ट कट करके बाहर निकाल दिया है, 60 डिग्री का पार्ट कट करके बाहर निकाल दिया, ऐसे जैसे हमारे पास ये कोन है, आप जो नॉर्मल पकड़ते हो उसमें से 60 डिग्री एंगल वाला पार्ट कट कर दो। जो सेंटर जो है सरकमफ्रेंस पर 60 डिग्री एंगल बनाएगा, वो पूरा पार्ट कट करके निकाल दिया। तो हमारे पास अगर मैं 60 डिग्री निकालूं तो 60 डिग्री टोटल एंगल का 360 का 1/6 होता है ना। 1/6 पार्ट हमने कट करके निकाल दिया, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 5/6। तो मैं लिख सकता हूं 1/6 पार्ट इज रिमूव्ड, सो रिमेनिंग पार्ट इज 5/6। मतलब टोटल का 5/6 पार्ट इज रिमेनिंग। सो टोटल से मुझे पोटेंशियल पता है, 5/6 पार्ट से निकाल लेंगे। सो दैट विल बिकम V dash is equals to sigma r by 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 5/6। अरे टोटल से इतना तो 5/6 से निकाल लिया। अब इसमें हमें सिग्मा की वैल्यू कुछ दी गई है कहीं पर, 12 एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं। दैट इज 12 एप्सिलॉन नॉट r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 5/6। कुछ कट रहा है तो काट दो, 6 to 12 एप्सिलॉन, 12 एप्सिलॉन पूरा खत्म, दैट विल बिकम 5r। सो 5r इज द पोटेंशियल। अब r की वैल्यू कुछ दी है क्या, r की वैल्यू दी है 1 मीटर। सो v डैश विल बिकम 5 वोल्ट। 5 वोल्ट आना चाहिए आंसर इसका। 5 वोल्ट मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। किया था किसी ने एग्जाम में। वेरी गुड रेहान। चलें आगे। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक स्क्वायर है ऑफ साइड लेंथ ए एंड मास 2m इज कट अक्रॉस इट्स डायगोनल। अब ये स्क्वायर समझ लो आप ऐसे रखा था, ऐसे करके स्क्वायर रखा और इसको इसके डायगोनल से कट कर दिया हमने, ऐसे करके यहां से कट किया। इसके बाद हमसे कह रहे हैं, फिर बोले हैं टू आइडियल लाइट रॉड्स ऑफ negligible लेंथ आर रिजिडली अटैच टू द टू कॉर्नर्स दैट वर कट। अब जो कॉर्नर्स हैं इन्होंने डायग्राम में दिखाया, इन कॉर्नर्स को हल्का सा सेपरेट किया, नेग्लिजिबल लेंथ की रॉड यहां पर लगा दी, ये रॉड यहां पर लगा दी। चलिए, फिर बोला है ए टेंजेंशियल इम्पल्स जे इनटू द पेज इज अप्लाइड टू द आउटर मोस्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। यानी कि इस पॉइंट पर यहां पर एक इम्पल्स लगाया इनटू द प्लेन, इनटू द पेज लिखा है। व्हाट इज द टेंशन डेवलप्ड इन ईच रॉड। अब बोला है इन्होंने रिजिडली अटैच किया है। सबसे पहली बात हमने क्या बोली, रिजिडली अटैच किया है। रिजिडली अटैच किया है इसका मतलब दोनों पार्ट जो हमारे हो गए, लेफ्ट पार्ट, अरे लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, ये दोनों पार्ट्स रिजिडली अटैच हैं। तो जब मैं यहाँ पर इस एंड पर इंपल्स लगा रहा हूं, तो ये दोनों पार्ट साथ साथ रोटेट करेंगे। ये हुआ रिजिडली अटैच का मतलब, कि जिस एंगुलर वेलोसिटी से लेफ्ट पार्ट रोटेट करेगा, उसी एंगुलर वेलोसिटी से राइट पार्ट भी रोटेट करेगा, और ये पूरा सिस्टम कुछ इस तरीके से रोटेट कर जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द टेंशन डेवलप्ड इन ईच रॉड। चलो पहले तो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाते हैं। ये एक पार्ट हुआ, यहां से रॉड लगी,
फिर ये एक पार्ट हुआ। ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने बोला है यहां पर लगा है एक एंगुलर इम्पल्स जे विच इज इन टू द प्लेन। क्रॉस का सिंबल बना दिया है मैंने, इन टू द प्लेन। अगर मैं बात करूं, ये पूरा का पूरा सिस्टम रोटेट करेगा, तो ये रही हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वाला पार्ट अंदर की तरफ रोटेट करेगा ऐसे करके। मान लिया इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। अब अगर मैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल लूं, है ना, तो बेसिकली मैं कैसे सॉल्व करने का प्लान कर रहा हूं, जब ये रोटेट करेगा तो इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। अगर मैं बात करूं टेंशन, इनमें देखोगे ध्यान से तो टेंशन कुछ ऐसे एक्ट कर रही होगी, टेंशन टी टी और इधर से भी टी एंड टी, यही होगी टेंशन। सिमेट्रिकल है तो टेंशन सेम रहेगी। तो जब ये पूरा का पूरा सिस्टम रोटेट करेगा तो लेफ्ट वाला पार्ट भी सर्कुलर, लेफ्ट वाले पार्ट का अगर सेंटर ऑफ मास देखूं तो यहां कहीं होगा, लेफ्ट ट्रायंगल का। सो लेफ्ट ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास है उसका मोशन कैसा होगा, लेफ्ट ट्रायंगल के सेंटर ऑफ मास का रोटेशन मोशन कैसा होगा। आई होप एवरीवन कैन से दैट विल आल्सो मूव इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर। वेरी गुड। वो किस में घूमेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो मैं एक बात बोल सकता हूं, लेफ्ट पार्ट पर हमारे दो फोर्स लग रहे हैं, टी और टी, इस डायरेक्शन में। और जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये या तो काम कर रहे होंगे हमारे इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का, या फिर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखूं तो एक एफसीएफ लगा के दोनों को बैलेंस कर सकता हूं, मुझे टी मिल जाएगी। और इस पूरी स्टोरी में मुझे चाहिए जरूर है क्या, ओमेगा, कि किस ओमेगा से ये पूरा सिस्टम रोटेट करेगा। सो मैं ओमेगा निकालने की कोशिश करता हूं। इम्पल्स लग रहा है, सो एंगुलर मोमेंटम का कुछ चेंज आएगा। सो मैं थ्योरम लगा रहा हूं, जे एल थ्योरम। जे एल मतलब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, एल मतलब कौन सा, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। क्या कहता था, एंगुलर इम्पल्स जे थीटा मैंने डिनोट कर दिया एंगुलर इम्पल्स बताने के लिए, इज इक्वल टू डेल्टा एल। सिमिलरली लीनियर इम्पल्स की बात करता था तो जे इज इक्वल टू क्या होता था, डेल्टा पी। आई होप हमें याद है। यहां पर बात करेंगे जे थीटा, एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स कितना होगा, मैंने बोला ये हमारी एक्सिस है, ये जे लग रहा है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये एक्सिस है ना, तो एक्सिस तक की डिस्टेंस को अगर मैं कुछ मान लूं एक्स, तो कितने लोग जानते हो कि रॉड की लेंथ उन्होंने निग्लिजिबल बोला है। यानी कि अगर मैं इसको कुछ पॉइंट दे देता हूं, ए बी सी डी ई एफ, और इस वाले पॉइंट को मैंने ओ नाम दे दिया, तो मुझे ए ओ की जगह क्या मैं इसको पी दे देता हूं, क्या ए पी लिख सकता हूं, बिकॉज वो वाली लेंथ तो निग्लिजिबल है, निग्लिजिबल लेंथ की रॉड लगी है। सो ए पी तक की डिस्टेंस मैं लिख सकता हूं। ठीक है। सो क्या बनेगा, एंगुलर इम्पल्स जे इंटू, और एक्स इज इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, एंगुलर मोमेंटम। और सबको दिख रहा है कि एल इनिशियल तो जीरो था। ये जे एक्स समझ में आया कैसे आया, एंगुलर यस सर। इम्पल्स। ओके। सो अब मैंने बोला जे और एक्स की वैल्यू मैं बोल सकता हूं इस राइट एंगल ट्राइंगल से, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से ये वाली साइड ए है स्क्वायर की, और ये एंगल 45 है, डायगोनली कट किया था। सो 45 है तो ये वाली साइड पे बता दो, ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू इज इक्वल टू एल फाइनल। एल फाइनल का मतलब हुआ आई ओमेगा। क्या हुआ, आई ओमेगा, आई इंटू ओमेगा,
आई मुझे लिखना है किसके अबाउट, ये जो एक्सिस हमने बनाई है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मुझे आई लिखना है। और डायगोनल के अबाउट आई, आई होप सबको पता है क्या बन जाएगा, जे ए बाई रूट 2 इज इक्व टू, दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12। स्क्वायर की बात कर रहा था तो एल उसकी साइड होती है, यहाँ पर साइड कितनी है, ए है। सो मैं लिख दूंगा इस पूरे स्क्वायर का मास कितना था, 2m। सो 2m ए स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू अब मैंने लिख दी है, आई इंटू ओमेगा। सो ओमेगा की वैल्यू अगर यहां से कैलकुलेट करो, कुछ कटा है 2 से 6 टाइम्स ए से ए। सो मुझे कोई बोलेगा ओमेगा इज इक्व टू 6j, 6j बाई रूट 2 एम ए। दिस इज अवर ओमेगा। अपन को कैलकुलेट क्या करना है, टेंशन। तो एक काम तुम्हारा हो गया, ओमेगा निकल आया। अब मैं इसका अब इस केवल एक ट्रायंगल का लेकर टेंशन निकाल सकता हूं, उसके लिए एफपीडी बनाकर। अब किसी एक ट्रायंगल को बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल हुआ और यहां पर ये लगी थी रॉड, ये सबको टेंशन दिखी है, टी है, टी है। और ये इसका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां कहीं होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये ट्रायंगुलर लेमिना हो गया है। ट्रायंगुलर लेमिना अगर मैं बोलूं इसकी ट्रायंगुलर लेमिना की हाइट h है। सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द बेस, बेस से सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी होती है, किसी को याद है, h/3। वेरी गुड रेहान, h/3 ही होती है। सो ये मैंने सेंटर ऑफ मास मान लिया, इस सेंटर ऑफ मास पर कितना मास होगा, ऑब्वियसली m, एक ट्राइंगल एक पार्ट लिया है उसका स्क्वायर का, तो एक पार्ट का मास कितना हुआ m। और ये हमारा पार्ट क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा। अगर मैं सर्कुलर मोशन दिखा दूं तो कुछ ऐसे करके, किसके अबाउट घूम रहा होगा, जो हमने एक्सिस बनाई थी अपनी, क्या ये कहीं एक्सिस थी हमारी, इस एक्सिस के अबाउट ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ओमेगा स्पीड से। तो अगर ओमेगा स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आप बोल सकते हो इस ट्राइंगल पर लेफ्ट साइड दो फोर्स लग रहे हैं, टी एंड टी, और इधर की साइड में लगा दूंगा एफ सी एफ। सो आप बोल सकते हो एफ सी एफ इज इक्वल टू 2t। सो यू कैन राइट 2t इज इक्वल टू एफ सी एफ। एफ सी एफ का मतलब होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा मैं निकाल चुका हूं, मास इसका m है। केवल r की बात बचती है, r कहां से मेजर करनी है, फिर से वही बात, r कहां से मेजर करनी है, फ्रॉम द एक्सिस। लेकिन एक्सिस से यहां तक की डिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है, तो मैं फिर से मेजर कौन सी डिस्टेंस कर लूंगा, ये वाली डिस्टेंस में मेजर कर लूंगा। और ये वाली डिस्टेंस सबको पता है कितनी है, h/3। सो r का मतलब कितना हुआ, r का मतलब हुआ m इंटू h/3 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर डायग्राम में h मैंने साफ साफ लिख दिया है क्या है, ये डिस्टेंस है h, बेस से टॉप तक की। अब ये डिस्टेंस भी तो हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, ये कितना था, 45 डिग्री। सो ये कितनी निकाली थी, a/√2। सो ये बना m इंटू a/√2, और 3 पहले से है। ओमेगा स्क्वायर का मतलब बोलेगा कोई 36j² बाई 2m² इज इक्वल टू 2t। आई होप क्लियर है एकदम, यहाँ तक कुछ कट रहा है तो काट दो। 2 3 जा 6 से 6 कट गया, m से m कट गया, a से a कट गया। सो हमारे पास आया 2t इज इक्वल टू 6j², 6j² बाई √2m a। ये 2t की वैल्यू आई है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था व्हाट इज द टेंशन डेवलप्ड इन ईच रॉड।
ईच रॉड में कितनी टेंशन डेवलप होगी, ईच रॉड में तो टी डेवलप हुई है, सो टी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, टी इज इक्वल टू 6, आई थिंक 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स, सो 3J स्क्वायर बाई √2 एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 3J स्क्वायर बाई √2 ऑप्शन सी बन रहा है। आई थिंक क्लियर है सबको। अच्छा क्वेश्चन था। वेरी गुड, वेरी गुड संदीप रेहान। चलें आगे। ये कह रहा है क्वेश्चन कुछ, एक सेकंड के लिए पढ़ो। एक मीटियोर है, मीटियोर क्या होता है पता है कुछ थोड़ा बहुत? जो अरे आसमान से गिरते हैं, सबको पता है ना। ए मीटियोर, पता नहीं क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। हिट्स द मून एंड क्रिएट्स ए क्रेटर विद इन द ग्राउंड। ठीक है, ऑब्वियसली यही होता है, इसी वजह से हम लोग कहते थे ना कि डायनासोर खत्म हो गए हमारे। द क्रेटर विल बी मॉडल्ड एज ए क्यूबिक होल। जो क्रेटर, जो गड्ढा, क्रेटर मतलब गड्ढा बन गया है, जो गड्ढा बना है, जमीन गड्ढा समझते हो ना, एक होल बन गया है, क्यूबिक होल ऑफ लेंथ एल, क्यूबिक है, created when the material created when the material originally within it is ejected out after the collision। ऑब्वियसली यही बात हुई है, जैसे कि इसको शायद उल्का पिंड बोलते हैं, आई होप जितना मुझे याद है। यस अब सर। है ना, हाँ, सो वो उल्का पिंड जब हमारे अर्थ पे या किसी भी सरफेस पर गिरा तो उसने उसके अंदर से जो मिट्टी होती है उसको बाहर निकाल दिया और एक होल बना दिया। वो होल वो कह रहे हैं क्यूबिक टाइप का है। और फिर क्या बोला है, अच्छा एक बात और, जो मिट्टी बाहर निकलेगी वो तो पूरी सरफेस पर फैल जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ऑन द सरफेस। वो ऐसा नहीं कि वो किसी और शेप में चले जाए, वो तो जो बाहर निकली है वो बाहर पूरी सरफेस पर हॉरिजॉन्टली बिखर जाएगी। सो वही वो कह रहे हैं, इजेक्टेड आउट आफ्टर द कोलिजन, assume that energy is not lost during the collision, एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मीटियोर गेट्स कन्वर्टेड टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड मास। यानी कि जो मास बाहर निकला था उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इफ ए मीटियोर ऑफ ट्वाइस, अब आगे बाद में पढ़ते हैं, पहले इतना सिस्टम एक बार बना लेते हैं। चलो डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। ये हमारी फॉर एग्जांपल सरफेस है अर्थ की, या अर्थ नहीं, जो सॉरी मून है, ये मून की सरफेस में बना लेता हूं ऐसे करके। यहाँ पर एक ऐसे करके मीटियोर आया और उसने आते ही क्या किया, एक ऐसे होल बना दिया, क्यूबिकल होल। तो इस प्लेस पर जो ऑलरेडी मिट्टी में बोल रहा हूं, जो भी जगह पर जो सरफेस थी, वो सारी की सारी सरफेस यहां से बाहर निकल गई और कहाँ आ जाएगी, वो इस पूरे ग्राउंड पर आ जाएगी यहाँ पर। ये अब एक पूरी स्टोरी में एक बात सुनना, उन्होंने ये बोला है कि जो काइनेटिक एनर्जी मीटियोर अपने साथ लाया था वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द, जो इजेक्ट हुआ है, यहाँ से क्या हुआ है, इजेक्ट मटेरियल जो इजेक्ट हुआ है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मटेरियल पहले से इनसाइड इस होल में भरा हुआ है, क्या उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा? जो मटेरियल पहले से था उसका सेंटर ऑफ मास मिड पे होगा। क्या मैं इस डिस्टेंस को L/2 बोल सकता हूँ फ्रॉम द टॉप? L/2 डिस्टेंस पर पहले से था, अब वो सरफेस पर पहुंच गया है। तो अब आप क्या यहां से यहां तक की पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल सकते हो, है ना? तो अब मैं पूरे क्वेश्चन की सिस्टम पे आता हूँ। सबसे पहली लाइन जो उन्होंने सब्ट्रैक्ट करने के लिए दी है वो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इजेक्टेड मास। इस लाइन को पकड़ के चलते हैं। पहले तुमने मान लिया
क्या मान लिया? जो मीटियोर आ रहा था मान लिया उसकी स्पीड कितनी है, v। सो वेलोसिटी ऑफ मीटियोर इज v। सो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर m किसका है, मास ऑफ द मीटियोर। ठीक है, ये कन्वर्ट इसमें हो गई, बोला कि जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी अर्थ से जो मटेरियल निकला है उससे कन्वर्ट हो गई। सो आप लिख सकते हो u इज कन्वर्टेड टू, और k इज कन्वर्टेड टू u, और दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, u की वैल्यू क्या हुई, इसके अंदर जो मास था वो कितनी हाइट ऊपर चला गया, L/2 ऊपर चला गया। L/2 ऊपर अगर चला गया तो इसका आप लिख सकते हो मास g इंटू L/2 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये वाली वेरी गुड, mg/2। यहाँ पर m डैश क्या है, मास ऑफ द मटेरियल इनसाइड, है ना। मास ऑफ द मटेरियल की अगर मैं बात करूं, so that mass can be written as rho, यानी कि density of the material into its volume. So rho I am assuming the density of the material inside it into volume will be L cube. I hope you can understand. L cube is the volume, side cube है, into G into L/2 is equals to half mv square। अब हम थोड़ा सा, हमने एक रिलेशन काइनेटिक एनर्जी को स्टेब्लिश कर लिया है कुछ कुछ, तो हमने 2 से 2 तो काट लिया सबसे पहले। तो ये बचा रो जी एल की पावर 4 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब लास्ट लाइन पर आते हैं। इफ ए मीटियोर ऑफ ट्वाइस द मास ऑफ द इनिशियल मीटियोर, पिक्चर विजिबल है आपको, अभी दिख रहा होगा। इफ ए मीटियोर ऑफ ट्वाइस द मास ऑफ इनिशियल मीटियोर हिट्स द मून एट द सेम वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी तो सेम है, सिर्फ क्या चेंज हुआ, मास डबल कर दिया है, किसका, जो उल्का पिंड आ रहा था उसका। हाउ मच लार्जर इज द वॉल्यूम ऑफ द क्रेटर कंपेयर टू द इनिशियल, कितना बड़ा क्रेटर अब की बार बन जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं एक बात बोलूं, यहाँ पे जो अर्थ का मटेरियल है रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, मास ऑफ द मीटियोर भी कांस्टेंट है। ठीक है, सो मैं एक कंक्लूजन पर निकला कि एल की L की पावर पावर 4 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। डायरेक्टली, सॉरी एम नहीं कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, वी स्क्वायर कांस्टेंट है, वी स्क्वायर कांस्टेंट है। सो एल की पावर 4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और आई कैन से एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर 1/4। यानी कि जो हमारा क्रेटर बन रहा है उसकी जो डायमेंशन है क्यूब की, या जो उसकी लेंथ है, वो मास की पावर 1/4 के प्रोपोर्शनल है। अब इतना पता चलने के बाद मैं क्या बोलूंगा, अब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं जो नया क्रेटर बनेगा उसकी लेंथ अगर एल डैश है, सो एल डैश और एल का रेशियो मैं बोलूंगा 2m/m की पावर 1/4 के प्रोपोर्शनल है। सही लिखा है मैंने, मास कितना बोला था उन्होंने, डबल कर दिया है, सो एल डैश बन गया 2m/m की पावर 1/4, तो ये बन गया है 2 की पावर 1/4। एल डैश इज इक्वल टू एल इंटू 2 की पावर 1/4। ये लेंथ निकल आई है। हमसे वो क्या पूछ रहे हैं, लेंथ पूछ रहे हैं या वॉल्यूम पूछ रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, हमसे वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो मैं वॉल्यूम के टर्म्स में लिख दूंगा इसी बात को। सो न्यू वॉल्यूम विल बी वी डैश, क्या वो एल डैश का क्यूब होगा, आयु ये तो यस एकदम सर। सिंपल। सो एल डैश का मतलब है एल का क्यूब, या एल डैश की वैल्यू रख रहा हूं, इंटू 2 की पावर 3/4 वी डैश। सो वी डैश इज इक्वल टू एल क्यूब, हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम था, इंटू 2 की पावर 3/4। अब हमारे पास आंसर ये बना
कि जो नया वॉल्यूम होगा वो ओरिजिनल यानी कि इनिशियल वॉल्यूम का 2 रेज़ टू द पावर 3/4 टाइम्स होगा। ऑप्शन चेक करते हैं। कहाँ गया? हाउ मच लार्जर? 2 रेज़ टू द पावर 3/4 टाइम्स लार्जर। ऑप्शन बन गया हमारा डी। एग्जाम में दिक्कत हुआ होगा होगा होता है थोड़ा थोड़ा दिक्कत। धीरे धीरे जब नेक्स्ट मॉक दोगे तो थोड़ा और आसान लगने लगेंगी चीजें आपको। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आध स्लाइड इसमें ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, सो डोंट वरी। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द, इसमें डायग्राम में क्या है, एक वॉल दी है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस दी है, और ये एक रॉड लगी है ऑफ लेंथ 2L। फिर कह रहे हैं ए स्मॉल स्फीयर ऑफ मास M इज फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस L फ्रॉम इट्स अपर एंड। मिड पॉइंट भी बोल सकते थे, इतना क्यों बोलना था, 2L और L तो मिड पॉइंट हो गया है। यहाँ पर एक स्फीयर अटैच है, फिक्स कर दिया है, ये ध्यान फिक्स है। द रॉड रेस्ट विद वन इट्स अगेंस्ट, ठीक है, यहाँ तक की बात सबने पढ़ ली। आई होप विजिबल है सभी को। द एंड दैट रेस्ट ऑन द फ्लोर इज बीइंग मूव्ड विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v। ये वाला एंड v स्पीड से चल रहा है आगे, जो हमें डायग्राम में दिख रहा है। फिर कह रहे हैं द फोर्स विद विच द स्फीयर अफेक्ट्स द रॉड एट द मोमेंट व्हेन अल्फा इज 45 डिग्री। ठीक है, अफेक्ट्स द रॉड मतलब कितना फोर्स ये एक्सर्ट कर रहा है। सिमिलरली ये बहुत सारे फोर्सेस के ही क्वेश्चन है ना, और ये एक्सेलरेशन के क्वेश्चन है दो। चलिए, तो अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, देखो एक बार पहले थोड़ा आइडिया लेते हैं, मेरी बात सुनना। अभी डायग्राम बनाऊंगा मैं, पहले रफ बात कर लूं। ए है, ये एंड बी है। कंस्ट्रेंट रिलेशन में एक बात सबने सीखी है कि अगर ये ए वाला एंड किसी स्पीड चल रहा है तो इस बी वाले एंड की वेलोसिटी कितनी होगी, सबने निकालना सीखा है। अभी मैं निकालूंगा फिर भी, बट एक बात समझो, सिर्फ आरबीडी पर अगर जाएं और ये रॉड ऐसे रखी है और ये ऐसे करके स्लिप कर रही है, सो हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी कि इसका मोशन ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल होने वाला है, ऐसा कुछ यही होगा। इसमें थोड़ा बहुत रोटेशन की झलक दिख रही है हमें, है ना, रोटेशन की झलक दिख रही है। अगर मैं पॉइंट ए को एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट मान लूं, ध्यान से सुनना सारी बात। अगर मैं पॉइंट ए को अपना रेफरेंस पॉइंट मान लूं, सो जो पॉइंट ए हमारा पहले आगे चल रहा था, अगर मैं ए को अपना रेफरेंस पॉइंट मान लूं, तो अब ये सिर्फ रोटेशनल मोशन की बात होने लगी है। और जब ये रोटेशनल मोशन की बात करेगा तो इसका मतलब ये है कि इसके पास कुछ ओमेगा होगा, रॉड के पास, रॉड कुछ ओमेगा से घूमेगी, रॉड कुछ ओमेगा से घूमेगी, तो जो बीच में स्फीयर लगा है अपना, ये छोटा सा एम स्फीयर, ये एक सर्कुलर पाथ करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, तो इसके पास कुछ टेंजेंशियल एक्सिलरेशन होगा और कुछ रेडियल एक्सिलरेशन होगा। हम क्या करेंगे, वो दोनों एक्सिलरेशन निकाल लेंगे और उन एक्सिलरेशन की हेल्प से हम एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्सेस निकालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा लंबा प्रोसीजर होगा, बट वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। पहले तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो पहले मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा साइड में दोबारा बनाता हूँ। ये यहाँ पर कहीं मास है, ये मैंने एंड माना है ए है, ये एंड माना है बी है, और एंड ए की वेलोसिटी क्वेश्चन ने बोला है हमें कितनी है, वी। और ये वाला एंगल इन्होंने बोला है अल्फा है। अब एक बात सुनना, अल्फा लेंगे, हमने अभी बताया कि रोटेशनल मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा, कुछ ओमेगा होगा, कुछ अल्फा होगा। तो जब इतने सारे हम एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकालने वाले हैं, वो भी अल्फा होगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए इस एंगल को कितना मान के चल रहा हूँ, थीटा।
जहां जहां अल्फा लिखा है क्वेश्चन में वहां वहां हम थीटा मान के चलेंगे, क्योंकि हमें एंगुलर एक्सीलरेशन भी निकालना पड़ेगा, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए उसको कितना मान लिया है, थीटा। और देखो अब, सो अगर मैं बोलूं कि इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी v डैश है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर ये v डैश है, तो सबको पता है कि अगर मैं रूल लगा दूं किसका, रिजिड बॉडी वाला, सो पहले तो मैं इसके कंपोनेंट्स कर लेता हूं। रिजिड बॉडी का रूल ये कहता था कि अलोंग द रिजिड बॉडी वेलोसिटी विल बी सेम, अलोंग द रिजिड बॉडी वेलोसिटी विल बी सेम, किसी भी रिजिड बॉडी के किन्हीं दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन कभी चेंज नहीं होता। तो उनके बीच की, उनके किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम वेलोसिटी भी हमेशा कैसी होती है, सेम होती है। सो एंड ए की वेलोसिटी v थी, मैंने इसका कंपोनेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग देखा। सो ये आप बोलोगे ये 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा है, सो ये हुआ v cos 90 माइनस थीटा, मतलब v sin थीटा। आई होप यहाँ तक एकदम क्लियर है। और ये वाला कंपोनेंट इसका बनेगा v cos थीटा। इसी तरह से इस v डैश का कंपोनेंट करेंगे तो v डैश का ये वाला कंपोनेंट बनेगा v डैश cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट बनेगा v डैश sin थीटा। हमने क्या बोला, along the line joining the two points the velocity will be same, so what you can write, v dash cos theta is equals to v sin theta, so I hope v dash can be written as v tan theta। हमने एंड b की वेलोसिटी निकाल ली। अब मैं क्या बोलने वाला था कि इस एंड ए को हम अपना टारगेट पॉइंट मान लें, या फिर इसको अपना पॉइंट मान लें रेस्ट पर, तो क्या मैं पॉइंट बी की एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकता हूं? आई होप सब बोलेंगे, मेरी बात का सपोर्ट करेंगे। क्या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? सबसे पहले तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला जिनको याद नहीं है वो सीख भी सकते हैं इसी से। क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ किसी एक पॉइंट का? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द आर। नहीं पता है तो मैं पहले बता दूंगा फिर से, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाई आर। आर क्या है? जिस पॉइंट के अबाउट आप ओमेगा कैलकुलेट कर रहे हो वहां से जिस पॉइंट की कैलकुलेट कर रहे हो वहां तक की डिस्टेंस, यानी कि आर तो क्या है? डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच की, जिसकी ओमेगा निकाल रहे हो जिस पॉइंट की, और जिसके अबाउट निकाल रहे हो उन दो के बीच की डिस्टेंस। वी परपेंडिकुलर क्या है? इस आर के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी। इसमें ऑब्वियसली हमने जो हमारा पॉइंट है जिसके अबाउट मैं कैलकुलेट कर रहा हूं उसको किस पर माना है? रेस्ट पर। लेकिन अगर वो पॉइंट रेस्ट पर ना हो तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी पर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एंड ए भी किस पे चल रहा था? ये भी मोशन कर रहा था। सो बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए जब निकालूंगा, ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो निकालनी क्या पड़ेगी? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाई आर। और ये वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर होगी? इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। सो कोई मुझे यहां से बता दे ओमेगा बी ए में वी बी ए परपेंडिकुलर क्या होगा? ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन ये रही, इस लाइन के परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी किसकी? बी की, ए के रिस्पेक्ट में। ए को रेस्ट पर मान लो, उसकी वेलोसिटी उठाकर दूसरे को दे दो। अभी थोड़ा दिन पहले रिलेटिव मोशन पढ़ा था हमने। और कौन सी वेलोसिटी लिखनी है? परपेंडिकुलर टारगेट सेट करोगे तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी मेरे पास एक तो ये है, लाइन ए बी के परपेंडिकुलर, एक वेलोसिटी ये है। ये दोनों तो हमारी किस कैसी हैं? अलोंग द लाइन ए बी है, तो इनसे मतलब ही नहीं है। सो दो वेलोसिटी जो कंसिडरेशन में है, वी डैश साइन थीटा और वी कॉस थीटा, ये दो कंसिडरेशन में है। माइक ऑफ है? नहीं, माइक तो ओपन है। वर्क ही ना? ठीक है। सो ओमेगा बी ए वी बी ए परपेंडिकुलर क्या लिखा? ये वाली वेलोसिटी पलट कर इधर दे दी तो ये बना वी डैश साइन थीटा प्लस वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2l।
ठीक है, वी डैश की वैल्यू मुझे पता थी, कितनी थी वी डैश की वैल्यू, देखो वी टेन थीटा, तो ये बना वी टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा प्लस वी कॉस थीटा, और ये साथ में चल रहा है 1/12, दैट इज 1/12। वी भी बाहर है, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1/कॉस थीटा। आई होप ठीक लिखा है मैंने। सो दैट इज V/2L sec थीटा ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। एक और टास्क हमने अचीव कर लिया। जैसे ही मुझे ओमेगा निकला है, क्या अब मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? कितने लोग बोल सकते हो एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? एंगुलर एक्सेलरेशन में बोल सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। कर दें अब हम इसका क्या, फिर से डिफरेंशिएशन। अब आपको थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन बताना पड़ेगा किसका कितना होता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये बना अल्फा इज इक्वल टू, ओमेगा का डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले तो V/2L कांस्टेंट, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन आई होप सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है। sec theta tan theta, वेरी गुड। sec theta tan। हाँ, वेरी गुड, सेक थीटा टेन थीटा, ये डिफरेंशिएशन हुआ ओमेगा, सॉरी सेक थीटा का। अब थीटा का फिर से करोगे तो दैट विल बिकम डी थीटा बाई डी टी, एंड दिस डी थीटा बाई डी टी कैन बी रिटन एज नथिंग बट ओमेगा। डी थीटा बाई डी टी फिर से क्या है, ओमेगा। सो ये बना मेरे पास V/2L सेक थीटा टेन थीटा, और ओमेगा की वैल्यू फिर से V/2L सेक थीटा। सो ये बन गया V/2L का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, थोड़ा सा जूम इन कर दे, जूम आउट कर दे रहा हूं, अगर इतनी स्टोरी में कोई डाउट है तो बोलो। अब मैंने अल्फा भी निकाल लिया है, सब कुछ निकाल लिया है, यहां तक एकदम क्लियर है। अब जरा एक डायग्राम फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो एम मास था अपना, ये जो एम मास था, अगर ये रॉड पूरी की पूरी घूम रही है ऐसे सर्कुलर पाथ पर, तो ये भी तो एक सर्कुलर पाथ पर घूमेगा। अगर मैं इसका सर्कुलर पाथ ड्रॉ करने की कोशिश करूं, पूरा नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा बट आई कैन, क्योंकि इधर सेंटर इसका ये है, ए है, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसा इसका क्या होगा, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ अगर ये होगा तो मैं बोल सकता हूं कि इस सर्कुलर पाथ के अलोंग इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, ए टेंजेंशियल, और एक इसके पास रेडियल एक्सीलरेशन होगा, ए रेडियल। ए टेंजेंशियल सबको पता है कितना होता है, आर अल्फा, आई होप सबको पता है। सो मैं ए टेंजेंशियल की वैल्यू अगर लिखूं, यस रेहान। सर वो जो एम मास है जो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वो फर्स्ट फर्स्ट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट एक्सिस में वो करेगा ना। आपने सर्कल ऐसा बनाया, मेरे ख्याल सर्कल तो ऐसा बनेगा ना कि ऊपर बनेगा वो सर्कल।
जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। आई होप आप ये कहना चाह रहे हो कि सर्कुलर मोशन में ये वाला पार्ट नहीं होगा, यही ना? नहीं सर, सर्कल का मतलब मोशन जो रहेगा वो उल्टा होगा। जैसे आपने सर्कल ऐसा बनाया तो सर्कल थोड़ा उल्टा बनेगा ना, क्योंकि मास तो नीचे जा रहा है ना। हाँ। अच्छा, ये रॉड के साथ फिक्स है ना, तो रॉड जैसे जाएगी वैसा ही। रॉड हमारी पॉइंट ए को हमने फिक्स कर लिया था, हमारी हाँ इमेजिनेशन में पॉइंट ए था फिक्स था, जैसे ये रॉड है। अब पॉइंट ए हाँ हमारा फिक्स है, ये बॉटम वाला, तो अब ये रॉड ऐसे मोशन करेगी, ये हाँ वाला। सो ये हाँ। जो बीच में मास रखा है ये भी नीचे की तरफ ही तो आएगा, अबाउट सेंटर ए के अबाउट ये कुछ सर्कुलर मोशन करेगा। ए हमारा सेंटर होगा सर्कल का, और एम मास ये रॉड। आपको शायद इमेज दिख रही होगी, मिरर इमेज, तो आई विल चेक अगेन। बट ये ऐसे रखा है, हाँ हाँ। ये वाला एंड ए है, ये वाला एंड बी है, और बीच में एम मास है। तो जब रॉड का ये ए एंड स्लाइड कर रहा था ऐसे करके, तो ये रॉड ऐसे, अल्टीमेटली रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाएगी क्या? अगर रॉड स्लाइड कर रही तो रॉड विल बिकम यस हॉरिजॉन्टल। यस। और रॉड घूमेगी कैसी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अब जैसे मुझे उसमें दिख रहा था, तो मेरे लिए तो रॉड एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। हाँ, सो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ना। सो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो सर्कुलर पाथ पे जो पार्टिकल घूमेगा या स्फेयर घूमेगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ओके ओके। है ना? समझ तो गया। स्फेयर भी, क्लियर ना? क्लियर क्लियर सर, थैंक यू। ओके। सो ये भी हमारा क्या हो गया, ए टी और ए आर। अब ए टी की अगर मैं बात करूं, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा। और आर सबको पता है कि यहां से ए से लेकर इस स्फेयर तक की जो डिस्टेंस है वो एल है। सो यू कैन राइट ए टी इज इक्वल टू एल इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बहुत बड़ी सी है, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ए टी इज इक्वल टू एल का मतलब हुआ है एल ही है, अल्फा का मतलब है वी स्क्वायर बाई 4 एल स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा टेन कुछ कटता है क्या? कुछ नहीं कटता ना, क्योंकि ये भी 1/cos आएगा, वो भी कॉस आएगा, कुछ कटेगा नहीं। सो ए टेंजेंशियल लिख लिया। ए रेडियल की बात करोगे, ए रेडियल इज इक्वल टू, ए रेडियल कितना होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, है ना? यस सर। एल ओमेगा स्क्वायर। सो एल ओमेगा स्क्वायर, दोनों ओमेगा स्क्वायर का मतलब फिर से वही हुआ, वी स्क्वायर बाई 4 एल स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमने ए रेडियल लिख लिया, दोनों की डायरेक्शन भी बना ली हमने। अब थोड़ा और ध्यान से देखना, हम बेसिकली अब एक्स और वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन पर आ गए हैं। अभी ध्यान से देखना, बस एक लाइन और ड्रा करूंगा। क्या ये मेरी, अब इन्होंने बोला है एक्स और वाई के ऑप्शन, अगर आप चेक करोगे तो एक्स और वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की बात हो रही है, वर्टिकल एक्सीलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन। तो मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये रही मेरी वर्टिकल लाइन, ये रही मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन। ध्यान से अगर देखोगे तो ये एंगल भी थीटा है ना? सो कंपोनेंट करने की अगर बात आएगी, सो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास ए आर का आएगा, ए आर कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए आर साइन थीटा। सही लिखा है मैंने, चेक करते रहना। ए टी की बात करें तो ये थीटा है, 90 माइनस थीटा है, और ये वाला भी थीटा है। तो हमारे पास ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया ए टी कॉस थीटा, टेंजेंशियल का ए टी का कंपोनेंट ले रहा हूं, और वर्टिकल डायरेक्शन में आया ए टी साइन थीटा। आई होप यहां तक एकदम क्लियर है। अब नेट एक्सीलरेशन अगर मैं एक्स डायरेक्शन में देखूं, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। नेट एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, सो आई कैन राइट इट एज ए एक्स। नेट एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन डायग्राम से देखोगे तो एक हमारे पास है ए आर साइन थीटा, और एक है हमारे पास ए टी कॉस थीटा।
So you can write AR sin theta minus AT cos theta. AR की वैल्यू निकाल चुके थे, AT की वैल्यू भी निकाल चुके थे। AT की वैल्यू में कुछ कट गया था यहाँ पे क्या? L से L कट गया था, L से L कट गया था। AR की वैल्यू है V²/4L² sec स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस ए टेंजेंशियल की वैल्यू है V²/4L sec स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, यहां से मुझे दिखाई दे रहा है tan थीटा कैंसिल दिख रहा है, sin थीटा बाई कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो ये sec स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा ही बचेगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बचेगा। ये वाला पूरा टर्म मैं लिख सकता हूँ, क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। हाँ या ना में एक बार जल्दी बोल दो थम्स अप करके, है ना? बिल्कुल सही। तो sec स्क्वायर थीटा साइन थीटा ये भी है V²/4L। ये L स्क्वायर था क्या? नहीं, दोनों जगह L ही है, ये स्क्वायर नहीं है। सो जब दोनों जगह सेम है, दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ए एक्स कितना आ गया? 0। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन कितना आया? 0। हमारा कोई ऑप्शन देखो, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ एम व्हेन अल्फा इज 60 डिग्री इज V²/L। ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा, क्योंकि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल थीटा पे डिपेंड कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब जरा वर्टिकल एक्सेलरेशन की बात करें, ए वाई। ए वाई फिर से डायग्राम में देखो, ए वाई मेरे पास देखना, क्या दोनों ही एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हैं? कितने कितने? ए आर कॉस थीटा और ए टी साइन थीटा। ए आर कॉस थीटा प्लस ए टी साइन थीटा। ए आर की वैल्यू में फिर रखना पड़ेगा, ए आर की वैल्यू थी, यहीं से लिख देता हूँ, V²/4L सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हुई ए आर कॉस थीटा, प्लस ए टी की वैल्यू थी V²/4L सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा इंटू साइन थीटा। देखो क्या बनता है, V²/4L कॉमन ही ले लेते हैं इतना तो। ये क्या बन गया? सेक क्यूब थीटा। नहीं 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 नहीं, कैंसिल हो गया। गलत, कैंसिल हो गया, सॉरी सॉरी, कैंसिल हो गया। ये बन गया 1/cos² थीटा, यानी कि केवल सेक थीटा बचा ना, प्लस, करेक्ट। इधर से इसको फिर से लिख दिया मैंने, यहीं से हटा के लिख देता हूं मैं, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो ऊपर पहुंच गया, यानी कि सेक क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सही है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या थोड़ा बहुत? अगर मैं इसमें सेक थीटा और कॉमन निकाल लूं, V²/4L सेक थीटा निकाल लूं, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा मतलब 1/cos² थीटा। सो ये 1 + tan² थीटा बचा है शायद, है ना? 1 + tan² थीटा फिर से क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। दैट इज V²/4L सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज सेक क्यूब थीटा। ये क्या निकल कर आया? एक्सलरेशन इन द वाई डायरेक्शन। एक्सलेशन इन द वाई डायरेक्शन का कोई ऑप्शन था हमारे पास?
वर्टिकल एक्सीलरेशन का ऑप्शन है m व्हेन अल्फा इज, अल्फा समझ गए ना, अल्फा मतलब हमारे लिए कौन है, वो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखो, इसमें क्या आएगा, एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मैं रखूंगा तो ए वाई की वैल्यू आएगी v² / 4l। सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, सी ट्रू हो गया क्या, सेक 60 की वैल्यू 2 होती है, तो ये क्या बन गया, 2 का क्यूब मतलब 8, सो 2 दैट इज 2v²/l, एक्सीलरेशन इन द वाई डायरेक्शन इज 2v²/l, देखो एक बार, 2v²/l, सी हमारा सही हो गया है, डी गलत हो गया, सी सही हो गया। अब मेरे पास बचा है केवल ए कह रहा है द फोर्स विद विच स्फीयर अफेक्ट्स द रॉड, द फोर्स विद, यानी कि अब केवल फोर्स बचा है। अब मेरी बात सुनना, डायग्राम में, डायग्राम में मैंने बोला कि रॉड जो है स्फीयर पर कुछ फोर्स लगाएगी, कुछ ऐसे फोर्स लगाएगी वो, तो अगर मैं उस फोर्स की बात करूं तो उसका एक होगा एक्स कंपोनेंट, एक होगा वाई कंपोनेंट, ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया एफ वाई, सही लिखा है मैंने। रॉड ने कुछ अरे कुछ नॉर्मल एंगल लगाया होगा, नॉर्मल एंगल पर तो उसके हमने फोर्स के कुछ एक्स और वाई कंपोनेंट्स लिए, क्योंकि वो हमसे क्वेश्चन में एक्सीलरेशन एक्स और वाई में पूछ रहा था, तो हमने एक्स और वाई में सॉल्व करके कर लिया है, तो हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई दो मैंने फोर्स माने, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि ये फोर्स किसने लगाए हैं, रॉड ने, तो स्फीयर रॉड पर किधर लगाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, वो तो केवल डायरेक्शन का मैटर, वो क्या मैग्नीट्यूड एक्शन रिएक्शन वाइज सेम होगा, ठीक है। सो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इक्वेशन वाइज, अगर देखना, यहां लिखने की कोशिश करते हैं। हमारा जो स्फेयर है, अगर उस पर ध्यान से देखोगे तो अभी मैंने दिखाया था एक फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखोगे तो एक लगेगा एम जी, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एफ वाई, है ना। सो इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, एम जी माइनस एफ वाई इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन इन द वाई डायरेक्शन। ध्यान देखना, एक्सिलरेशन इन द वाई डायरेक्शन हमारे पास हम निकाल चुके थे, ये ए वाई, हमारे स्फेयर का ए वाई निकाल लिया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, अपवर्ड डायरेक्शन में एफ वाई। सो मेरे पास इक्वेशन बन गई है एम जी माइनस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, एम जी, अब मुझे एफ वाई निकालना है, तो एफ वाई विल बिकम एम जी माइनस एम ए वाई, एम कॉमन, जी माइनस ए वाई का मतलब ये रहा, ए वाई का मतलब है v²/4l सेक क्यूब थीटा। अब वो हमसे शायद अल्फा की वैल्यू भी दे रहे हैं हमें साथ में 45 डिग्री पर, अल्फा की वैल्यू 45 मतलब सेक 45, सेक ऑफ 45 √2, है ना। सो ये हो गया एम जी माइनस v²/4l √2, 2 √2। सो ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, जी माइनस एम तो बाहर है ही, जी माइनस v²/l, और √2 से एक बार और कट जाएगा, √2l, v²/√2l, v²/√2l, यानी कि ऑप्शन हमारा ए भी सही है, ए सही है, सी सही है, तो बी ऑब्वियसली गलत हो गया फिर, है ना, बी और ए तो एक ही चीज थी, तो ए और सी इज द करेक्ट आंसर। सो ए कॉमा सी आर द करेक्ट आंसर्स। समझ में आया है सबके, यस सर। वेरी गुड। सर ये इतना हार्ड क्वेश्चन अगर जज में एडवांस में आया तो उसको हमको अटेम्प्ट करना है कि छोड़ना है सर, कि मतलब नेगेटिव मार्किंग छोड़ मिल देना जाएगी। है, छोड़ देना है, इतना लेंदी क्वेश्चन मैं आपको सच बताऊं, ये बहुत लेंदी है, अच्छा इतने वही। लेंदी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वो स्किप ही होते हैं।
ना आप इसको बनाने भी बैठोगे तो फंस जाओगे। ये तो बस इससे आप कुछ लर्निंग ले सकते हो कि कैसे हम, अगर ये कुछ थोड़ा शॉर्ट में आ जाए तो कैसे कर सकते हैं। अगर ये होता तो सिंगल करेक्ट होता तो एक ऑप्शन निकालना होता, इसमें बहुत बड़ा हो गया, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। चलिए एक और फिर से देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आसान था सर, ये क्वेश्चन तो हो गया। ये सबका हो गया होगा। एनीवन? ये सर, ये तो बेसिक। बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये वाला देखते हैं। दिस वन टू। एक 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, इज चार्ज एज शोन। ये चार्ज किया गया है यहाँ से। द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर द स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन 2। स्विच को हमने पोजीशन 2 पर जब ले आए हैं तब कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है। सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा। चार्जिंग के टाइम पर ये रहा 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, ये रहा V2V। ये पोजीशन 1 पे डायग्राम बना लिया। ये 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। सो सबसे पहले तो जब ये चार्ज हुआ होगा तो इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हुई होगी, यू इनिशियल मान लिया, हाफ CV²। आई थिंक 2 से 2 कट जाएगा, दैट इज V², माइक्रो जूल। यू इनिशियल आ गई मेरे पास, V² माइक्रो जूल। फिर इसके बाद हमने बोला कि अब इसको दोबारा से डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज मतलब दूसरा कैपेसिटर लगा दिया, पोजीशन 2 पर ले गए। पोजीशन 2 पर ले गए तो हमारे पास फिर से ये कैपेसिटर है, ये बैटरी थी, है ना। ये कैपेसिटर है, इधर एक और कैपेसिटर है। वैल्यू देखोगे तो इसकी है 2 माइक्रोफैरड, इसकी है 8 माइक्रोफैरड। 8 माइक्रोफैरड। अब वो फिर से कह रहे हैं इस बार, अच्छा फिर से सिस्टम में कुछ एनर्जी होगी, और जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वही हमारी एनर्जी क्या हुई होगी, डिसिपेट हुई होगी और लॉस हुई होगी। सो अब मैं फाइनल केस में बात करूं, इस तरह के क्वेश्चन में हमने एक बात सीखी थी कि हम कॉमन पोटेंशियल निकाल लेते थे दोनों का ही। सो वी कॉमन पोटेंशियल, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी पी इज इक्वल टू, आपको पता होगा, क्यू टोटल बाई सी टोटल। सिंपल कनेक्शन के लिए बात कर रहा हूं। क्यू टोटल कितना है, हमारे कैपेसिटर पर पहले कितना चार्ज था, आप बोलोगे सीवी चार्ज था। सीवी मतलब चार्ज तो हमारे पास केवल इसी C1 कैपेसिटर पर था ना। जब हमने इसको पोजीशन 1 पे रखा था तो C1 कैपेसिटर पर कुछ चार्ज स्टोर हुआ होगा। कितना चार्ज स्टोर हुआ होगा, आप बोल सकते हो Q1 इज इक्वल टू 2V माइक्रो कूलम। वेरी गुड, एग्जैक्टली यही है। सो क्यू टोटल का मतलब हमारे पास हो गया 2V, क्योंकि C2 के पास तो अनचार्ज था, तो दैट इज 2V माइक्रो कूलम है। डिवाइड बाई सी टोटल की बात करेंगे, 2 और 8 10। सही है। सो ये हमारे पास आ गया V/5। माइक्रो माइक्रो कट जाएगा दोनों तरफ से। सो V कॉमन आ गया मेरे पास V/5 वोल्ट। अब मैं फिर से एनर्जी लिख लूंगा, यू फाइनल इज इक्वल टू हाफ CV², अगेन लिख सकते हैं। सो हाफ V² तो कॉमन ही है, दैट मीन्स VC²। अरे इसकी लिखोगे तो हाफ C1 VC², हाफ C2 VC², VC² कॉमन है, तो ये बचा मेरे पास क्या, C1 प्लस C2। हाफ VC² का मतलब V²/25। C1 प्लस C2 का मतलब 10 माइक्रोफैरड। माइक्रो है तो ये बन गया 10 से काट दिया, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 से 2 कट गया। सो V²/5 यू फाइनल, और यू इनिशियल कितना आया था, V²। ये भी क्या है, माइक्रो जूल। मेरे पास इनिशियल और फाइनल एनर्जीज आ गई हैं। मुझे बताना क्या है, परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस्ट, है ना। सो मैं बोल सकता हूं यू इनिशियल और यू फाइनल का रेशियो आप अगर निकालोगे, सो V²/V²/5, तो ये रेशियो कितना आया, 5:1। आई होप मैंने सही लिखा है, 5:1। कैलकुलेशन देख लेना एक बार फिर से।
इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा लॉजिकली देखना, इनिशियल एनर्जी मेरे पास 5 थी और फाइनल एनर्जी मेरे पास 1 है। सो लॉस कितने का हुआ? 4 का, आउट ऑफ 5 इंटू 100, दैट इज 80%। कितना हो? 4/5, वैसे भी याद रखें 4/5 मतलब 80%। आई होप ये भी क्लियर है सबको। 80% का लॉस हुआ है। पिच ऑफ ए स्क्रू गेज बोला गया है इज 1 mm। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 mm एंड इट्स कैप इज डिवाइडेड। अच्छा, स्क्रू गेज सबको याद है ना? स्क्रू गेज में क्या होता था? एक स्क्रू होता था ऐसे करके, एक सर्कुलर स्केल होती थी, बीच में तो जॉ लगे होते थे, जॉ से कनेक्ट रहता था, घुमाते थे पीछे से। सो क्या बोला है? डिवाइडेड इंटू 100 डिवीजन। सो यहां से हम लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। लीस्ट काउंट विल बी पिच डिवाइडेड बाई सर्कुलर स्केल, और डिवीजन होता है बेसिकली, मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। यही होता था, तो वैल्यू लिख देंगे। पिच की वैल्यू है हमारे पास 1 mm डिवाइडेड बाई सर्कुलर स्केल डिवीजन है 100, तो दैट इज 0.01 mm। ये हो गया लीस्ट काउंट। फिर बोला है व्हेन नथिंग इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स स्टड्स, the zero of the circular scale lies 6 division below the reference line and zero of the main scale is just visible। अब इतनी बात से हम समझ में आ जाएगा कि जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज जस्ट विजिबल का मतलब क्या हुआ, कि हमारे पास ये एरर कौन सी है। अगर मैं बोलूंगा ये एरर की बात कर रहे हैं, कोई बोलेगा एरर कौन सी है? क्या बोलते हैं? जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब हुआ ये पॉजिटिव जीरो एरर है। क्यों? क्योंकि जीरो विजिबल है। अगर जीरो विजिबल नहीं होता तो ये नेगेटिव जीरो एरर होती। सो पॉजिटिव जीरो एरर है, तो हम बाद में अगर रीडिंग लिखेंगे तो रीडिंग लिखने के बाद हम इसको बाद में क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इतनी बात तो चल गई। और एरर की वैल्यू है कितनी? 6 डिवीजन, दैट इज एन इंटू लीस्ट काउंट। और एन कितना है? 6 इंटू लीस्ट काउंट कितना था? 0.01, दैट इज 0.06 mm। एरर भी निकाल ली हमने। फिर बोल रहे हैं when a wire is placed between its studs, the main scale reading is 4 mm and 56th division of circular scale coincides with the reference line। तो अब मैं लिख लेता हूं इसकी रीडिंग। दैट विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, सबको याद है मेन स्केल रीडिंग, प्लस एन इंटू लीस्ट काउंट, और बाद में क्या कर देंगे? माइनस का एरर। एरर हमने निकाल ली है। मेन स्केल रीडिंग बोल रहे हैं 4 mm, प्लस एन की वैल्यू है 56 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 mm, माइनस एरर है 0.06। ये बना 4.56 माइनस 0.06, कितना बन गया? 4.50 mm। ये आ गई रीडिंग। इसके बाद हमसे वो क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द वायर इज 4.2 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर वो mm में निकला था, ठीक है, कन्वर्ट कर लेंगे। इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया comes out to be x, then find the value of 100x। अब पाई की वैल्यू लेनी है। कर्व्ड सरफेस एरिया, वायर हमारा सिलेंड्रिकल शेप का, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2πr/l। मैं बोल सकता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया ए इज इक्वल टू 2πr/l। 2 into r हो गया डायमीटर, सो यू कैन राइट π/d/l। डी हमने निकाला था डायमीटर,
ये जो वैल्यू रीडिंग निकली है इसने क्या बताया है मुझे? डायमीटर कैसे पता? अरे जब वायर के चारों तरफ ऐसे स्टड रख दोगे तो मेजर क्या होगा? डायमीटर। पाई डीएल, पाई की वैल्यू बोला है 22/7, डी की वैल्यू है हमने निकाली थी 4.5 सेंटीमीटर में पूछा है हमसे, इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 0.45 इंटू लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ कितनी थी? 4.20। इसको एक बार कोई कैलकुलेट कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो इसको। इसको कैलकुलेट करने पर अगर मैं एग्जैक्टली कैलकुलेटर का यूज करके करता हूं इसको, तो ये आता है एग्जैक्टली 5.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आई है किसकी? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कम्स आउट टू बी एक्स, सो एक्स की वैल्यू है 5.94, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 100x, सो 100x विल बी 594, 100x विल बी व्हाट? 594। और आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा जूम, एक एक फिर वही टावर टाइप है, टावर इज ग्लूड टुगेदर फ्रॉम थ्री आइडेंटिकल वुडन ब्लॉक्स ऑफ एज लेंथ ए एंड बी एज इन द फिगर। यानी कि थ्री ब्लॉक्स हैं, एक, दो और तीन, है ना? तीन ब्लॉक्स हैं और ऐसे करके सेटअप बना दिया है। व्हाट इज द लार्जेस्ट रेशियो ए बाई बी सच दैट द टावर वुड स्टिल बी स्टेबल? ये टावर फिर भी स्टेबल रहे तो इनका ए और बी का रेशियो पूछा है। ये कुछ कुछ अगर हम स्टेबल की बात करें, ऐसे आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे कि एक के ऊपर एक बुक्स हम स्टैक करते जाते थे, सो कितनी नंबर ऑफ बुक्स रख सकते हैं या क्या पोजीशन हो सकती है तो स्टेबल रहे, वो वही कंसेप्ट है यहाँ पर भी। तो ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन हो गया बेसिकली। सेंटर ऑफ मास थोड़ा थोड़ा टॉपलिंग रोटेशन का क्वेश्चन हो गया है। तो पहले तो मैं छोटा सा डायग्राम बना लूं। ये वाली साइड आपको दी गई है बी और ये वाली दी गई है ए। ठीक है। अच्छा, इन सबके इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास तो हमें पता ही है। इंडिविजुअली अगर मैं तीनों के सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करूं तो आप मुझे बड़े आराम से बोल दोगे सर पहले वाले का सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट पर होगा, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर पर दूसरा होगा और ज्योमेट्रिकल सेंटर पर तीसरा होगा। यहां तक कोई परेशानी है नहीं, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर तीनों के मास हमने रख लिए। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ये तो तीनों, अब मेरे पास टोटल थ्री पार्टिकल सिस्टम बन गया है, एम एम एम, और क्योंकि आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं ये। अब मैंने बोला आपसे एक और बात बोलूं कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर आप देखोगे तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अलोंग दिस लाइन होगा। इसी को मैंने अपनी एक्स एक्सिस मान लिया। अलोंग दिस लाइन होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। जिस लाइन के अबाउट सिमेट्री हो उसी लाइन पर सेंटर ऑफ मास लाई करता है। ये मैंने मान ली अपनी वाई एक्सिस। ये हो गई मेरी वाई एक्सिस।
अब जैसे ही मुझे सेंटर ऑफ मास मैंने बोला, ये पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, ये जो डॉट्स बने हैं रेड वाले, ये किसका सेंटर ऑफ मास है? ये सेंटर ऑफ मास है इंडिविजुअल ब्लॉक्स का। और पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मैंने बोला कि किस लाइन पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। तो वो मैं थोड़ा कैलकुलेट करूंगा अभी। अच्छा एक बात और सुनना, अगर मैं बोलता हूं कि वो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किसी पॉइंट पर आया, किसी भी पॉइंट पर आया, यहाँ आया, कलर चेंज कर लेता हूँ, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली यहाँ तो नहीं ही आएगा, तो वो पॉइंट रखना बेकार है, समवेयर थोड़ा सा पहले आएगा। सो जिस पॉइंट पर पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आएगा, क्या उस पर टोटल 3m मास कंसंट्रेटेड माना जाएगा? तो 3 mg पूरा फोर्स उस पर डाउनवर्ड लगेगा। अगर 3 mg फोर्स उस पर डाउनवर्ड लगेगा, तो इस सिस्टम में अगर मैं आपसे बोल दूं एक बार और कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर मेरा पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आया, तो यहां से फोर्स लगेगा 3 mg। ध्यान से देखना, अगर मैं इस सरफेस को, स्टेबिलिटी की बात हो रही है तो ये कुछ फॉल वॉल करने की बात होगी, तो मैंने बोला ये सरफेस पर ऐसे खड़ा है टावर हमारा, टावर है तो ग्राउंड पे ही खड़ा होगा ऑब्वियसली, ग्राउंड पर ही खड़ा है ऐसे। तो क्या जब ये फोर्स जो है 3 mg बाहर चला गया, तो क्या इस पॉइंट के अबाउट ये घूम जाएगा, टॉर्क लग जाएगा इस पॉइंट के अबाउट, और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लग जाएगा तो बॉडी रोटेट कर जाएगी, और हमें वो स्टेबल बना के रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 mg है, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है, वो मैक्सिमम क्या इस लाइन तक आ सकता है, यानी कि सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम यहाँ हो सकता है। इससे जैसे ही बाहर निकला, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, टम्बल कर जाएगा, टम्बल बोलो टॉपल बोलो कुछ भी बोलो, ये कर जाएगा। तो अब मेरी बात समझ में आ गई है कि मुझे पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, और लोकेट करने के बाद वो डिस्टेंस मैक्सिमम कहाँ हो सकती है, इस जो मैंने ब्लू लाइन बना दी है वहां हो सकती है। मैं सब कुछ हटा दूंगा। आई होप आप समझ गए हो। तो अब मैंने बोला कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एक्स सी एम इज इक्वल टू m1, ये पहला वाला मास m, m तीनों ही मास आइडेंटिकल हैं, सो m1, लेकिन उसकी एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस 0 है। m2 ये है, इसकी भी एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितनी है, 0, प्लस m3 का मास m है, और इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? कोई निकाल सकता है? ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस कितनी है? अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस सबको दिखेगी a/2 है ना? और ये छुटकी सी डिस्टेंस, ये वाली, क्या b/2 है? हाँ या ना? तो ये कितना बन गया, a/2 माइनस b/2। a/2 माइनस b/2, वेरी गुड, किसी ने आंसर दिया था a-b/2, रेहान, वेरी गुड। सो ये क्या बना, और डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारे पास, टोटल मास, टोटल मास कितना है 3m। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना बना, m a-b/6m, m से m कैंसिल, दैट इज a-b/6। ये डिस्टेंस कहां से निकल कर आई है, हमारे ओरिजिन से, यानी कि ओ पॉइंट से। और ओ पॉइंट से डिस्टेंस जैसे निकाला, मैंने बोला कि ये वाली जो डिस्टेंस हमारी निकली है, ये सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस a-b/6 अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए है तो किसके इक्वल हो सकती है, b/2 के इक्वल, ये वाली डिस्टेंस के इक्वल। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, b/2, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, 2 से काटा, ये वाली लाइन समझ में आई है, सॉरी एक सेकेंड, ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया है सबके? एक बार फिर से बोलूं क्या, सेंटर ऑफ मास
ये बताया था कि अगर इस वाली पोजीशन से बाहर हुआ तो ये पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम यहाँ हो सकता है। और ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मैथमेटिकली या थोड़ी फिजिक्स लगा के कैलकुलेट की तो कितनी आई, a-b/6। और ज्योमेट्रिकली वो जगह कितनी है, b/2। सो ये दोनों डिस्टेंस अगर मैं इक्वेट कर दिया तो मेरे पास आया a-b = 3b। और हमसे पूछा क्या गया है, a/b का रेशियो। अरे बोलो बोलो कितना आया, a = 4b। सो a/b = 4। ये वाला करते हैं। पिछला वाला समझ में आया एक बार, थम्स अप करके बताना। ओके, कार्तिक, सिद्धांत, रेयान, आया समझ में। ठीक है। द सर्किट इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ टू वायर्स एट द टॉप एंड बॉटम। अरे, at the top and bottom and identical metal springs as the left and right side। ये स्प्रिंग है, मान लिया के और के आइडियल और आइडेंटिकल हैं। और यहाँ पर एक बैटरी लगी है, यहाँ पर एक कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है। ये लेंथ हमें पता है कितनी है, 5 सेंटीमीटर। द स्प्रिंग्स स्ट्रेच 0.500, थोड़ी कैलकुलेशन मुझे लगता है हो जाएगी, अंडर द वेट ऑफ द वायर। ठीक है। सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि वेट की वजह से स्प्रिंग थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती हैं। मैं एक बार चार्जिंग पे लगा दूं। चार्जिंग पे लगा के अब जरा देखना, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं स्पीड से। ऊपर वाले सर्किट पर हमारे पास एक रजिस्टर लगा है, एक बैटरी लगी है, और यहाँ पर लगी हैं दो स्प्रिंग। एक, दो स्प्रिंग, और यहाँ पर है एक वायर। ठीक है। ये बैटरी है 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट की, सॉरी, 24 वोल्ट की। ये दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल हैं तो के मान लिया। इस वायर का मास अगर एम है तो इसका mg लगेगा नीचे की तरफ। और इन दो स्प्रिंग्स में एक एक टेंशन आएगी टी। दोनों आइडेंटिकल हैं तो सेम टेंशन आ गई टी, और दोनों ही स्प्रिंग थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, एक्सटेंड हो जाएंगी। ठीक है। सो आई कैन राइट, क्वेश्चन में उन्होंने एक्सटेंशन बोला है कितना है, 0.500 सेंटीमीटर। सो व्हाट आई कैन राइट, 2t = mg। आई होप दिस इज देयर इज नो प्रॉब्लम। 2t = mg। जैसे मैंने ये बात लिखी है 2t = mg, टी का मतलब है स्प्रिंग में फोर्स कितना लगता है, kx। 2kx = mg। वैल्यू रख देंगे 2, के हमें पता नहीं है, एक्स की वैल्यू मुझे पक्का पता है 0.5, यही था, 0.5 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁻² इज मास ऑफ द वायर इज, मास ऑफ द वायर इज 10 ग्राम। 10 into 10⁻³ into g इज ऑल्सो 10, है ना। चलिए, तो हमारे पास आई थिंक यहां से k की वैल्यू निकल आएगी, है ना। कोई बोलो k की वैल्यू कितनी आई, 2 and 5 10। 10 का मतलब आया 10⁻10 से एक पावर खत्म, -1 यहाँ बचा, 0 0 से -1 यहाँ बचा।
सो के की वैल्यू कितनी आई है? 10 आई है क्या? 1। 1 दिख रही है मुझे यहाँ से तो। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन मेरी, है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। सुजल तुम अभी ज्वाइन किया है क्या? के इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये एक सिचुएशन हो गई। इसके बाद उन्होंने बोला है when a magnetic field is turned on directed out of the page, ये outside है, the spring stretch an additional 0.3 centimeter, the magnitude of the magnetic field is इतना, find the value of x। क्या हुआ? ठीक है, तो मैंने बोला कि अब फिर से ये स्ट्रेच कर गया, तो इसी डायग्राम को मैं एक बार फिर से उठा लेता हूं। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि इस बार हमने एक मैग्नेटिक फील्ड टर्न ऑन कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड हमारा है आउटसाइड द पेज बी। जैसे ही, अच्छा, इस पूरे वायर में करंट भी तो चल रही होगी ऐसे, आई आई। अब अगर मैं राइट हैंड रूल लगाकर देखूं आई एल बी से, तो वायर पर एक फोर्स लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एफ बी, है ना। सो अब आप क्या बोल सकते हो, एफ बी प्लस एम जी इज नाउ इक्वल टू 2t। सो व्हाट यू कैन राइट सेकेंड केस में, एफ बी प्लस एम जी इज इक्वल टू 2t। एफ बी का मतलब होता है आई एल बी, परपेंडिकुलर है तो कंपोनेंट खत्म हो गया, प्लस एम जी। एम जी का मतलब हमने पहले ही निकाला था। एम का मतलब क्या था, 10 × 10⁻³ इंटू 10, दैट इज 10⁻⁻1, है ना। सो 10⁻⁻1 हमारे पास एम जी की वैल्यू मुझे पता है, इज इक्वल टू 2। टी का मतलब के, और एक्स का मतलब इस बार टोटल कितना हो गया, एडिशनल 0.3 और हो गया है, 0.5 पहले से था, तो दैट इज 0.8। 0.8 इंटू 10⁻⁻²। आई की वैल्यू यहां से सभी बता दोगे। इसमें अगर रेजिस्टेंस दी गई होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 12 ओम। सो आई की वैल्यू सबको दिख गई होगी, आई इज इक्वल टू 24/12, दैट इज 2 एम्पियर। 2 एम्पियर इंटू लेंथ ऑफ द वायर इज 5 सेंटीमीटर, आई होप 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 × 10⁻²। बी का मतलब हमें निकालना है, प्लस 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 2 × 8। 2 × 8 का मतलब हुआ 1.6। 1.6 इंटू 10⁻⁻2, और के की वैल्यू निकाली थी ऊपर से हम लोगों ने, कितनी आई थी, 1। के की वैल्यू निकाली थी ना, 1। चलिए, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो बस। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो। 2 × 5 10, ये पावर चीज पे 10⁻⁻1 कॉमन, 10⁻⁻1 कॉमन, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻²। सो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0.16। बी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है क्या? ये कैसे हो गया? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? देखो, के की वैल्यू 10 है, हम लोगों ने गलत कैलकुलेट किया क्या? 2t इज इक्वल टू mg, 2kx इक्वल टू mg, 2kx का मतलब 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 इंटू 10⁻²। एक बार इसको दोबारा से लिखते हैं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या? 2kx का मतलब था 0.5 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू मास था 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10। तो ध्यान से देखना, 0 से खत्म हुई पावर, -1 बची,
2 into 0.5 का मतलब 1 हुआ है ये। ओके, हम लोगों ने इसको 10 ले लिया था। सॉरी सॉरी सॉरी। सो के की वैल्यू हुई 10⁻⁻1/10⁻², दैट इज 10। ठीक है, 2 into 0.5 को 10 मान लिया था तो पावर खत्म हो गई जी। के की वैल्यू आई है 10। सो के की वैल्यू हम लोगों ने कहाँ रखी है, यहाँ रखी है 10। सो ये वाला पोर्शन एक बार फिर से हटा दो। क्या बचा मेरे पास, -1, 10⁻⁻1 कॉमन, 1 + b = 16 × 10⁻²। 1 + b = 1.6, b = 0.6। बी की वैल्यू आ रही है 0.6। हमसे पूछा क्या गया है, 600 × 10⁻, इसको 600 × 10⁻, एक्शन बोलो, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। b = 600 × 10⁻, कितने पॉइंट जाएंगे, 1 2 3, -3। अरे -3 हो जाएगा क्या, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3। x = 3। सो x की वैल्यू पूछी गई थी, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 3। ये हुआ है आंसर हम लोगों का, x = 3। और आगे चलिए। ए कैपेसिटर ऑफ वैल्यू 1 फैरड, 1 फैरड है, ध्यान रखना माइक्रो फैरड नहीं है, discharges through a device whose resistance R varies linearly with applied potential V। यानी कि एक, वैसे ये आरसी सर्किट का क्वेश्चन हो गया बेसिकली, बट रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी सी वेरिएबल है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है A V + B। ठीक है, वेयर A एंड B आर कांस्टेंट, द रेजिस्ट, ओके पहले तो इतना बना लेते हैं छोटा सा डायग्राम। मेरे पास एक कैपेसिटर है, वो किसी ऐसी डिवाइस के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है। ये कैपेसिटर है C जिसकी वैल्यू है 1 फैरड, और ये कोई डिवाइस है जिसकी रेजिस्टेंस वेरी कर रही है, कैसे, R = AV + B। ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जो है उसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। फिर बोला है द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस हैज ए वैल्यू 10 ओम, ओके, व्हेन V = 6 वोल्ट। अब R की वैल्यू उन्होंने बोला है AV + B, और बोल रहे हैं एट V = 6, R = 10। रख दो। सो 10 = 6A + B। आई होप मैंने ठीक से कहा। आर की वैल्यू बोली है 10 है, जब वी की वैल्यू 6 है। फिर बोला है एंड 4 ओम व्हेन वी इज इक्वल टू 0.06, फिर से रख दो, इसी इक्वेशन में फिर से रखा। सो आर की वैल्यू है कितनी, 4 ओम इज इक्वल टू 0.06 A + B, 0.06 A + B। तो मैं इनको कंपेयर कर सकता हूं बी के लिए। अगर बी के लिए कंपेयर कर दो तो ये बन जाएगा, अरे 1 और 2 से बी की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो बी से बी कैंसिल हुआ, माइनस माइनस माइनस, 6 इज इक्वल टू कितना, 0, सॉरी, अरे 5.54 A। सही है क्या, ए की वैल्यू बताना जरा। 6/5.54, अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूं कि 1 पॉइंट समथिंग, है ना। सो अप्रोक्सीमेटली 1 मान लिया। अगर अप्रोक्सीमेटली 1 मान लिया है तो बी की वैल्यू हो गई है 4।
ए और बी जो दो कांस्टेंट थे उनकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 और 4। ये रफ वैल्यूज मैंने निकाल ली हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है, जो क्वेश्चन में लिखा था उतनी हमने बात कर ली। इसके बाद मैंने बोला है, क्वेश्चन कह रहा है द कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल ऑफ 6 वोल्ट। ठीक है, 6 वोल्ट तक चार्ज कर दिया हमने। 6 वोल्ट तक चार्ज किया है तो इसके पास चार्ज हो गया है सीवी। 6 × 1 6 कूलाम का चार्ज हो गया है इसके पास इनिशियली। कोई डाउट नहीं आता, 6 कूलाम का चार्ज इस पे इनिशियली है। डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इन सेकेंड टेक्स फॉर द कैपेसिटर टू डिस्चार्ज टू 1% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का 1% डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा। अब मैं बोलता हूं फिर से, ये मेरा कैपेसिटर है। अब आरसी सर्किट की कहानी है, ये रजिस्टर है सी, और आर आर की वैल्यू मेरे पास अब हो गई है ए वी प्लस बी। ए का मतलब है 1, दैट इज वी, प्लस बी का मतलब है 4। V+4 आई थिंक सही लिखा है मैंने। ए का मतलब 1, वी प्लस बी का मतलब 4, और सी का मतलब है 1 फैरेड। ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कर दिया था 6 वोल्ट तक। अब ये डिस्चार्ज होना शुरू कर रहा है। मैंने मान लिया है कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो करंट इसमें कुछ ऐसे फ्लो होना शुरू करेगी। और करंट की वैल्यू कितनी मान ली है, आई है। किसी टाइम टी पर ये मैंने बोला है, इस पर चार्ज क्यू, इस पर चार्ज -Q। किस टाइम पर? एट टाइम टी। और शायद आपको याद होगा थोड़ा बहुत भी, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, ऐसे करके एक स्विच लगाते थे और बोलते थे कि स्विच क्लोज किया T=0 टाइम पर। T=0 टाइम पर स्विच क्लोज किया तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू किया। आरसी सर्किट की बात हो रही है, डिस्चार्ज होना शुरू किया। तो डिस्चार्ज होने के बाद कुछ टाइम बाद इसमें मैंने टी टाइम पर मान लिया करंट कितनी है, आई है, और चार्जेस कितने कितने हैं, क्यू और -Q है। फिर मैं बोला कि अब इसमें हम क्या लगा सकते हैं, केवीएल लगा सकते हैं। आप ओम्स लॉ भी लगा सकते हैं। केवीएल लगाकर हम क्या लिखते हैं, केवीएल लगाएंगे तो क्या बनेगा, IR माइनस इसके अक्रॉस पोटेंशियल IR, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, कैपेसिटर अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, Q=CV, V=Q/C, दैट इज -Q/C is equals to 0. Algebraic sum of all the potential differences in a loop is 0. I को अपन लोग लिखते हुए आए थे dQ/dt। I को क्या लिखते थे, dQ/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, सो और फ्लो ऑफ चार्ज, dQ/dt। बट इस बार करंट हमारी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही, क्योंकि ये डिस्चार्जिंग का केस है, तो ये लगा -dQ। और R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V/V+4 माइनस Q/C इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इसने बोला था V क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर क्या वही होगा जो कैपेसिटर के अक्रॉस है, बिकॉज दोनों आपस में कनेक्टेड है। सो जो पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल किसके अक्रॉस होगा, रजिस्टर के अक्रॉस। तो इस V की वैल्यू में लिख सकता हूं, ये माइनस माइनस में खत्म कर दिया है ना, माइनस माइनस खत्म करके 0 में चला गया, तो ये बचा dQ/dt। V की जगह फिर से लिख सकता हूं Q/C+4 प्लस Q/C इक्वल्स टू 0। dQ/dt एलसीएम लिया, Q+4C, सही लिखा है, बाई C प्लस Q/C इक्वल्स टू 0। एक और पेज ऐड कर लिया। कैलकुलेशन चेक करते रहना, कुछ दिक्कत ना हो कैलकुलेशन में, है ना। यहीं से शुरू कर रहे हैं। अब मेरा पर्पज क्या है, इंटीग्रेशन करने का पर्पज है। इंटीग्रेशन करने का पर्पज है तो Q को Q के साथ लिखना पड़ेगा, है ना।
सो क्यू को क्यू के साथ लिखना पड़ेगा, तो मैंने बोला इस टर्म को उधर ले जाओ, तो एक बार में उधर ले जाते हैं, तो ये उधर ले जाकर क्या हो जाएगा, -q/c। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। c से c कैंसिल। अब देखना क्या बचा, dq, इधर बचा q+4c, और वो q इधर भेजा, q, देखते रहना, इज इक्वल टू माइनस का dt। मैंने q को एक साथ कर लिया इंटीग्रेशन का फॉर्म बनाने के लिए। अरे कुछ हाँ ना थम्सअप वगैरह कर दिया करो कि सही लिखा है कि कुछ गलत लिख दिया है। हाँ एकदम सब प्रेजेंट है, अब लगा कुछ हाँ समझ में आया है। अब मैंने क्या करूंगा, अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन, माइनस तो बाहर लिख दिया। अब बोला है आफ्टर हाउ मच टाइम, तो मैंने बोला इनिशियल टाइम जीरो से कहां तक गए, टी तक गए। जब जीरो चार्ज था, जब जीरो टाइम था, तो हमारे पास कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, और फुल्ली चार्ज के टाइम पर इसकी वैल्यू हमने लिखी थी, कितनी थी, 6 कूलाम चार्ज था इसके पास। कितना चार्ज था, 6 कूलाम चार्ज था। और हमसे ये कितना चार्ज कहने को कह रहे हैं, 1% बचे चार्जेस का। 6% का 1%, 6% का 1% कितना, सॉरी 6 कूलाम का 1% कितना हुआ, 6/100, है ना। 6/100 मतलब 0.06। ये चार्ज की वैल्यू रख दी है मैंने, लिमिट रख गई मेरे पास। अब मैंने क्या बोला, q+4c/q को मैं ले सकता हूं 1+4c/q dq। 6 से 0.06 इज इक्वल टू माइनस dt का मतलब t। इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन q +4c कॉमन है, मतलब 4c कांस्टेंट है। 1/q का मतलब ln q। लिमिट हमारे पास कहां से कहां तक, 6 से 0.06 तक की लिमिट है, और यहां भी 6 से 0.06 तक की लिमिट है, इज इक्वल टू -t। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये बन जाएगा 0.06 -6 प्लस सी की वैल्यू तो मुझे पता थी ना, सी की वैल्यू कितनी थी, 1 फेरड, तो सी क्यों कैरी कर रहे हैं हम लोग, +4 ln 0.06 -6। तो a/b का फॉर्म बनेगा ln 0.06/6 इज इक्वल टू -t। ये बन गया है -5.4 प्लस का 4 ln, ये क्या 1/100 हो गया, ln 1/100 हुआ ना। 6 से इसको काटेंगे तो ये 100 टाइम्स आएगा, 1/100 का मतलब हुआ ln 1 - ln 100 इज इक्वल टू -t। ये ln 1 शायद 0 होता है, हाँ ना बोल देना, है ना। और ln 100 की वैल्यू पता है किसी को, -5.4 -4 ln 100, टाइप करो जल्दी से, इज इक्वल ऑप्शन टू में दिया है सर -t। ln। दिया है क्या, यस सर। कहाँ, ln 10 की वैल्यू 2 दी है, ओके। सो ln 10 की वैल्यू 2 दी है, सो ये 2 4 हो जाएगा, -5.4 -4 × 4 इज इक्वल टू -t। माइनस माइनस खत्म कर लेते हैं। सो टी की वैल्यू बोलो कोई कितना बना, 16 + 5 21, 21.4 सेकेंड बना। क्या ऑप्शन कह रहा था हमसे, सो 21.4 बना। अब उसमें चेक करना है इंस्ट्रक्शन में कि इंटीजर है कि क्वेश्चन कैसा है, नियरेस्ट इंटीजर बताना है। सो 21 सेकेंड हो सकता है आंसर इसका, 21 अगर इंटीजर बताना होगा तो। यस रेहान। सर वो जब कल पेपर अटेम्प्ट कर रहा था ना मैं, तो उसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन में एक ही चीज लिखी थी कि सही करने पे +3, गलत करने पे -1, और सारे क्वेश्चन दिए हुए थे, मतलब किसी चीज का अलग से इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था।
उसमें बहुत कंफ्यूजन हुआ था कि न्यूमेरिकल कौन सा है और इंटीजर मतलब कौन सी मार्किंग है और मैच द कॉलम में कौन सी मार्किंग है। सब में सेम ही मार्किंग दी हुई थी। ओके, तो मैं इसके लिए ना एक बार जो पेपर बनाने वाली टीम है उनसे एक बार बात कर लूंगा कि नेक्स्ट टाइम से ना इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियरली मेंशन कर देंगे वो लोग, है ना, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे एग्जाम में। यस सर, ठीक, थैंक यू सर। हम्म, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सबके समझ में आया? यस सर। ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है आई प्लेस्ड टू आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल, आई मतलब मैंने रखे हैं, ओके, सिलेंड्रिकल शेप्ड बैरल्स हैविंग द सेम हाइट एच ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ऐसे रख दिए हैं, ठीक है, वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर, बोथ वर नियरली फुली फिल्ड विद वाटर, दोनों नियरली फुली फिल्ड हैं। योर टास्क इज टू ड्रिल ए होल परपेंडिकुलर टू द वॉल ऑफ ईच ऑफ द बैरल एट द सेम एक्स एच हाइट मेजर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ ईच बैरल, यानी कि इनके बॉटम से मार्क भी किया है, बॉटम से कुछ हाइट पर एक एक होल बनाना है। The value of the dimensionless factor x in order that the impact points of the water rays fall as far apart as possible. The value of 1 by x is। अच्छा, एक बात तो डायग्राम देख के आपको क्लियर हुई होगी कि एक होल इस साइड किया है, एक होल इस साइड किया है। सो एक बार ये ऐसे गिरेगा, एक बार ये ऐसे गिरेगा, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम करना है, ये वाला सेपरेशन। सो हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक्स है, एक्स निकाल कर फिर हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, एंड फर्स्ट डिफरेंशिएशन शुड बी, एक्स नहीं मान सकते क्योंकि एक्स इन्होंने वर्ड यूज किया है, तो मैं मान लेता हूं एस मान लेता हूं, या एल मान लेते हैं। सो उनका फर्स्ट डिफरेंशिएशन शुड बी 0। तो वो सब कहानी शुरू करने से पहले हमें एक बात और पता होनी चाहिए कि जब हम कोई होल करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी कंटेनर में, ये कोई होल किया हमने छोटा सा, तो यहां से जो लिक्विड बाहर आता है उसकी रेंज का फॉर्मूला अगर हम बात करें, तो मैंने बोला अगर इस जगह की टॉप से डेप्थ एच है और बॉटम से हाइट एच नॉट है, देखना एच क्या है और एच नॉट क्या है। सो ये फॉर्मूला सबको याद होगा, रेंज का फॉर्मूला होता था 2√h इंटू एच नॉट, वेयर h इज द हाइट फ्रॉम द टॉप, एच नॉट इज द हाइट फ्रॉम द बॉटम। बस ये कहानी हमें याद रखनी है। इसके बाद आप इक्वेशन बना लो। आई होप यहां से R1 का फॉर्मूला भी बन जाएगा। R1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, R1 विल बिकम, R1 मैं इसको मान लेता हूं, पहले वाले को R1, दूसरे वाले को R2 मान लेते हैं। सो R1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2√ऑफ एच मतलब फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टॉप का मतलब क्या हुआ, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट कितनी हुई आप बोलोगे, एच टोटल है माइनस एच एक्स, ठीक है, इंटू एच नॉट कितना है, एच एक्स। आई थिंक दोनों तरफ से, यहां से अंदर से एच कॉमन है, एच ये बाहर है, तो 2h बाहर, ब्रैकेट के अंदर बचा 1 - x इंटू एक्स, ये R1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली जब आप R2 लिखने चलोगे, R2 की वैल्यू जो हम लिखने चलेंगे, तो अब हमारे पास ये R2 है, R2 का मतलब फिर से मैं फॉर्मूला लिखूंगा 2√ऑफ एच का मतलब फ्रॉम द टॉप सरफेस, टॉप से यहां तक की हाइट फिर से कितनी है, एच माइनस, टॉप से यहां तक की हाइट एच माइनस एच एक्स, इंटू बॉटम से उस जगह की हाइट कितनी है, एच प्लस एच एक्स। एक बार चेक करके बोलो मैंने ठीक लिखा है क्या।
एनीवन? थम्स अप वगैरह बनाओ, कुछ सही लिखा है मैंने। होल की टॉप से हाइट, टॉप से हाइट ये टोटल एच थी, एच माइनस एच एक्स और एच प्लस एच एक्स, फिर से कुछ कॉमन है 2, यहां से भी एच कॉमन, यहां से भी एच कॉमन, तो एच टोटल बाहर एच रूट ऑफ 1 - एक्स 1 + एक्स, ये R2 आई। डायग्राम में अगर आप देखोगे, सो R1 तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस R1 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R2 है, बीच वाली डिस्टेंस भी तो कुछ है। बीच वाली डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, कुछ d मान लो। बट d तो कांस्टेंट है, जब डिफरेंशिएशन करोगे तो d तो हमारा 0 हो जाएगा, बट लिखना पड़ेगा। सो टोटल L की वैल्यू कितनी हो गई, L इज इक्वल टू R1 + R2 + L, सॉरी L नहीं, क्या था वो, d। वैल्यू रख दो। R1 की वैल्यू हमारे पास हमने निकाली थी 2h रूट ऑफ x इंटू 1 - एक्स प्लस का 2h रूट ऑफ 1 - ये a² - b² बन गया, और प्लस का d। L डिपेंड करेगा x पर, सो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, dl/dx शुड बी 0। अब ये डिफरेंशिएशन करना आपका काम है, डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको x की कुछ वैल्यू मिलेगी, वही आपसे पूछा गया होगा, शायद x की वैल्यू पूछी गई है, द वैल्यू ऑफ 1/x बेसिकली पूछी गई है। सो इसके बाद आपको बस 1/x की वैल्यू निकाल लेनी है। आई होप ये काम आप कर लेंगे, अब डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आता है ना। तो मैं इस सेशन को यहीं छोड़ता हूँ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो सबने किया होगा पेपर में कि नहीं किया है, ये तो सभी ने किया होगा, है ना। चलिए, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। ओके देन, बाय। बाय सर। बाय बाय।